एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुरियर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 3 के लास्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 2 स्टेज कंपाउंड कंप्रेसर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है 2 स्टेज कंप्रेसर विद फ्लैश गैस रिमूवल। लास्ट लेक्चर था हमारा फ्लैश इंटरकूलर के साथ। जब हम लोग सिस्टम के अंदर फ्लैश इंटरकूलर का यूज करते हैं तो हमारी सीओपी के अंदर क्या चेंजेस आता है, हमारी सिस्टम क्या होती है, हमारे सिस्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। नाउ द मेन फंडा इज कि यहाँ पर फ्लैश गैस रिमूवल का यूज करने से क्या फर्क पड़ेगा। देखो, बेसिकली देखा जाए ना तो ये फ्लैश गैस रिमूवल इज नथिंग बट द फ्लैश इंटरकूलर। वन टाइप अगर देखा जाए तो ये है फ्लैश इंटरकूलर ही। लेकिन उन दोनों थियरी, मतलब लास्ट थियरी और ये थियरी के अंदर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि कंडेंसर में से जो हमारा रेफ्रिजरेंट निकलता था उसके 2 पोर्शन हम लोग कर देते थे। थोड़ा बहुत पोर्शन, मतलब कि जो वेपर कंटेंट वाला पोर्शन है, सिर्फ वही पोर्शन हम लोग फ्लैश चैम्बर के अंदर एंटर करवाते थे। यहां पर क्या होगा कि कंडेंसर से निकलने के बाद पूरा रेफ्रिजरेंट थ्रू एक्सपांशन डिवाइस and after expansion that portion will enter into the flash gas removal. अभी the main funda of the flash gas removal is flash gas removal क्यों रखा जाता है। देखो, प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात की जाए तो मैंने पहले बोला था कि हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। कंडेंसर में से जब आपका रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन डिवाइस में आता है, जिसको आप थ्रोटल भी बोलते हो, थ्रोटल डिवाइस के अंदर जब आपका रेफ्रिजरेंट एंटर होता है, एट दैट टाइम the temperature of that refrigerant is low, but the pressure of that refrigerant is much high. Now second thing, जो एक्सपांशन डिवाइस होगा वो काम करेगा विद रिस्पेक्ट टू इवापोरेटिव प्रेशर। इवापोरेटर का जो प्रेशर होगा उसके रिस्पेक्ट में आपका जो थ्रोटल डिवाइस होगा, जो एक्सपांशन डिवाइस होगा, वो काम करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब आपका हाई प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में से एक्सपांशन डिवाइस में आया, at that time the pressure will be reduced up to the evaporative point. इवापोरेटर का जो प्रेशर होगा सिर्फ वही लिमिट तक यहाँ पर आपके रेफ्रिजरेंट का एक्सपांशन होगा। Now what will happen because of this? Because of this, the some portion, little bit portion of a refrigerant जो कि लिक्विड में है, क्योंकि कंडेंसर में उसको कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो आपका रेफ्रिजरेंट 100% लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन थ्रोटल के अंदर जब इसका एक्सपांशन हो रहा है तो इवापोरेटिव प्रेशर की लिमिट की वजह से द थिंग इज दैट कि थोड़ा बहुत रेफ्रिजरेंट आपका ऐसा होगा जो हीट एब्सॉर्ब कर लेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर लिटिल बिट पोर्शन ऑफ योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म, जो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वेपर रेफ्रिजरेंट जब आपका इवापोरेटर में जाता है, इवापोरेटर में जाने के बाद उस वेपर रेफ्रिजरेंट का कोई रोल नहीं रहता है। That is useless for you, that is wasting for you. आपको कोई काम नहीं आने वाला है। उल्टा क्या होगा कि जो भी लिक्विड पोर्शन आप लोगों के जो जा रहे हैं उसको वो हीट प्रोवाइड नहीं करेगा, करने ही नहीं देगा। ना ही उस वेपर रेफ्रिजरेंट की इतनी हीट एनर्जी गेन होगी कि कंप्रेसर को कम काम करना पड़े। तो ये हमारे लिए एनर्जी वेस्टेज हो गया। इवापोरेटर की जो कैपेसिटी हो जाएगी, रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, वो आप लोगों की डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए यहां पर फ्लैश गैस रिमूवल रखा जाता है। होता क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। होता क्या है कि कंडेंसर में से जब आपका रेफ्रिजरेंट आया, एक्सपांशन डिवाइस को उसका एक्सपांड हुआ, नाउ व्हाट विल हैपन, सी दिस लाइन, ये चैनल को देखो, ये पोर्शन आपको बता रहा है वेपर रेफ्रिजरेंट का। Whatever the refrigerant, liquid particle of the refrigerant converted into the vapor form because of the expansion. एक्सपांशन की वजह से लिक्विड रेफ्रिजरेंट के वो सारे पार्टिकल जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो वेपर फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट जाएगा फ्लैश गैस रिमूवल के अंदर। नाउ एज यू नो, फ्लैश गैस रिमूवल के अंदर ऑलरेडी हम लोग एक लिक्विड रखते हैं। दैट लिक्विड इज नथिंग बट द रेफ्रिजरेंट। वही रेफ्रिजरेंट है जो आपके सर्किट के अंदर घूम रहा है, आपके साइकिल के अंदर घूम रहा है। फर्क इतना होगा कि यहां पर जो रेफ्रिजरेंट हम लोगों ने रखा है, दैट रेफ्रिजरेंट विल बी इन द स्टेट ऑफ लिक्विड। Now what will happen? एक्सपांशन डिवाइस के अंदर थोड़ा बहुत पोर्शन जो था वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट स्टिल इन द लिक्विड स्टेट। तो होगा क्या, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो आपके फ्लैश गैस रिमूवल में दूसरे लिक्विड के साथ में मिक्स हो जाएगा, मतलब उसी रेफ्रिजरेंट के साथ में। एंड द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब वेपर पोर्शन जो होगा
वो आपके फ्लैश गैस रिमूवल के अंदर रखे गए लिक्विड के ऊपर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैश गैस रिमूवल में से सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होगा वो दूसरा एक्सपेंशन डिवाइस में जाएगा। यहां पर अभी यहां पर एक्सपांशन होने पर कोई वेपर पार्टिकल जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक्सपांशन हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपांड ज्यादा करने के लिए, लेकिन यहां पर आपके लिक्विड पोर्शन वाले रेफ्रिजरेंट पार्टिकल का एक्सपांशन नहीं होगा। ओनली थिंग विल हैपन दैट द प्रेशर विल डिक्रीज फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, 0.8 to 0.9, 0.8 to 0.9. Only this thing will happen. Next, जो वेपर पार्टिकल थे वो सारे वेपर पार्टिकल आप लोगों के सर्किट में ऊपर की तरफ चले। अब क्या हो रहा है? सेकेंड एक्सपांशन डिवाइस है, ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज ओवर हियर। एक्सपांशन हुआ, जाएगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर का फंक्शन पता है, जहां पर आपको कूलिंग चाहिए वहां से हीट एनर्जी आपका रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा। इट विल एब्जॉर्ब द हीट। आफ्टर दैट रेफ्रिजरेंट विल एंटर इनटू द कंप्रेसर वन। It will get compressed at high pressure and at high temperature. Now, ये high pressure, high temperature वाला रेफ्रिजरेंट यहां पर आने वाले वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स होगा। Mixed 0.223. You can see 0.2. ये वाला इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि वेपर का टेम्परेचर होगा कम। यहां पर सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होगा ज्यादा। The temperature difference, or you can say the heat transfer between these two, will be up to the limit of saturation vapor. Saturation vapor तक heat transfer करेगा। And the original mass over here, the original mass of the refrigerant will be attained, मतलब कि अचीव करेगा। यहाँ पर वो टोटल मास आपको मिलेगा। Let's say कि आपका टोटल मास था M2, उस M2 में से let's say M2 माइनस M1 जितना वेपर फॉर्म, M2 माइनस M1 जितने मास वाले वेपर पार्टिकल फ्लैश गैस रिमूवल से दूर हो गए, और द रिमेनिंग M1 मास ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल रन थ्रू आउट द सर्किट अप टू द कंप्रेसर 1। कंप्रेसर 1 तक वो रन करेगा। कंप्रेसर 1 में से निकलने के बाद ये M1 मास जितना सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट विल मिक्स विद द M2 माइनस M1 मास कंटेंट वेपर रेफ्रिजरेंट। यहां पर आप देखो M2 माइनस M1 प्लस M1 विल बी कैंसिल और आपको टोटल मास M2 मिल जाएगा। क्लियर? दूसरी भाषा में अगर बोलूं, मान लो कि आपके पास में 100 ग्राम रेफ्रिजरेंट है, 100 ग्राम में से मान लो 80 ग्राम आप लोगों का लिक्विड है, 20 ग्राम आपका वेपर है, तो 20 ग्राम ऊपर तो आ ही रहा है। ये जो 80 ग्राम मास वाला रेफ्रिजरेंट होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मींस अगेन 80 प्लस 20 100 ग्राम तो हो ही गया, बिकॉज मास इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास तो यहाँ पर चेंज नहीं होना है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी इसी के बेस पर आप लोग पीएच चार्ट को समझोगे। लेट्स से 0.122 कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेंट का सुपरहीटेड स्टेट में कन्वर्जन होगा, तो प्रेशर विल इंक्रीज, और सैचुरेशन पर से राइट साइड सुपरहीटेड स्टेट मिलता है, आपका सुपरहीटेड स्टेट होगा। 0.223 यहां पर आपका वेपर रेफ्रिजरेंट आपके सुपरहीटेड रेफ्रिजरेंट से हीट टाइप पर मींस के मिक्स्ड होगा, हीट ट्रांसफर करेगा। कब तक? सैचुरेटेड वेपर तक। 0.223। नाउ 0.324, अभी 324 आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? तो 324 के ड्यूरेशन में जब आपका रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर 2 की तरफ मूव कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दिस सुपर हीटेड स्टेट थोड़ी बहुत आप लोगों की रेफ्रिजरेंट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू, हीट की वैल्यू। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन एज्यूम दैट और यू कैन से दैट एट 0.4 मतलब कि जब कंप्रेसर के अंदर आपका ओरिजिनल मास कंटेन वाला रेफ्रिजरेंट एंटर हो रहा है, उसका स्टेट होगा सुपर हीटेड कंडीशन। ये हो जाएगा आप लोगों के लिए सुपर हीटेड स्टेट, और ये सुपर हीटेड स्टेट मींस सैचुरेशन कर्व से राइट साइड ओवर हियर दिस, और ये सुपर हीटेड स्टेट वाला रेफ्रिजरेंट 4 to 5 अगेन कंप्रेसर 2 में जाएगा, फिर से कंप्रेसर होगा, अगेन द प्रेशर विल इंक्रीज, द टेम्परेचर विल इंक्रीज। 5 to 6 कंडेंसर, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर आपका कांस्टेंट है एज यू कैन सी फ्रॉम द पीएच चार्ट। 6 to 7 एक्सपांशन है, 6 to 7 में एक्सपांड होगा, प्रेशर विल रिड्यूस। नाउ 7 to 8 आपका फ्लैश गैस रिमूवल है, मतलब कि जो वेपर पार्टिकल होंगे वो आप लोगों के दूर हो जाएंगे,
दिस वन, ये आपका M2 माइनस M1 यहाँ चले जाएगा, एंड द लिक्विड पोर्शन विल रिमेन इनटू द फ्लैश गैस रिमूवल, वो होगा आपका सैचुरेटेड लिक्विड सर, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड कंडीशन पर है। अगेन फ्रॉम 8 to 9 it will get expanded, but the thing is it will remain into the liquid state, यहाँ पर कोई वेपर फॉर्म जनरेट नहीं होगा, प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया। At that pressure your refrigerant will enter into the evaporator at constant pressure, it will enter into the evaporator, and evaporation process will be held, the cycle will run as it is, clear? तो ये आप लोगों के लिए pH चार्ट हो गया। pH चार्ट के बेस पर एक और चीज समझने वाली, फ्लैश गैस रिमूवल का बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगा कि कितनी एनर्जी फ्लैश गैस में आई और कितनी एनर्जी फ्लैश गैस में से बाहर निकली। एंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट एंटरिंग द फ्लैश चैम्बर इज इक्वल टू लीविंग द फ्लैश चैम्बर। तो सबसे पहले एंटरिंग M2 into S7 क्या एंटर हो रहा है, ओवर दिस पॉइंट फ्लैश चैम्बर में एनर्जी एंटर हो रही है 0.7 है। कितना मास जा रहा है, ओरिजिनल मास पूरा जा रहा है, क्लियर? एंथैल्पी 0.7 की कंसीडर करनी तो आपका एनर्जी कितना बनेगा, मास इनटू एंथैल्पी 0.2, मतलब क्या मास 2 टोटल मास इनटू 0.7 पे एंथैल्पी मतलब S7 इज इक्वल टू लीविंग द फ्लैश चैम्बर। एक तो यहां से वेपर फॉर्म आपका लीव कर रहा है, मींस N2 माइनस M1 इनटू H3, प्लस यहां से आप लोगों की एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कि M1 इनटू H3, मतलब कि जो लिक्विड पोर्शन था सिर्फ वो फ्लैश गैस में से निकल रहा है बाहर, तो उसका मास मतलब कि रेफ्रिजरेंट का मास इनटू एट दिस पॉइंट द एंथैल्पी मींस H8 M1 into H8. Now according to pH chart you can see that H6 is equal to H7, तो आप H7 की जगह H6 लिख सकते हो, तो हम लोगों ने H7 की जगह H6 लिख लिया। दूसरी चीज, इस टर्म को हम लोग अरेंज करेंगे, या तो फिर आप लोग ये बोल सकते हो कि M1 into H6 माइनस किया M1 into H6 प्लस किया इज इक्वल टू M2 माइनस M1 into H3 प्लस M1 into H8 as it is। फिर से एक बार M2 into H7 है, H7 is equal to H6 है, क्योंकि एंथैल्पी आपकी ओवर हियर ऑन x एक्सिस विल बी सेम, तो H7 की जगह H6 लिख लिया। इस इक्वेशन को बैलेंस ही रखा है, M1 H6 से प्लस करो, M1 H6 से माइनस करो, इज इक्वल टू M2 माइनस M1 into H3 प्लस M1 into H8 को टर्म्स को सिंप्लीफाई करो, क्योंकि हम लोगों को मास का डिफरेंस चाहिए, M2 माइनस M1 चाहिए ओवर हियर, ठीक है? तो M2 माइनस M1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ यहां से, और सिंप्लीफाई करने पर डायरेक्ट ही करना है, आप लोगों को याद रखना है, स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 into H6 माइनस H8 अपॉन H3 माइनस H6, आप ये भी एंथैल्पी का फॉर्म बना सकते हो, या फिर M1 into H6 माइनस H8 अपॉन H3 माइनस H8, आप ये भी बना सकते हो। ये आप लोगों को डायरेक्ट लिखना है, ये आप लोगों की एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी, मास डिफरेंस आ जाएगा कि कितना मास का रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में होगा वो आपका आपकी सर्किट में मिलने वाला है, क्लियर? नाउ एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करना है, कहां पर? 0.4 के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहीं पर आप लोगों का वेपर फॉर्म वाला रेफ्रिजरेंट भी आ रहा है और यहीं पर आप लोगों का सुपर हीटेड स्टेट वाला रेफ्रिजरेंट भी आ रहा है, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? M2 into H4 ओवर हियर, ठीक है? और M2 into H4 इसके लिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रेफ्रिजरेंट का टोटल मास मिल चुका है, कहां पर मिल रहा है? 0.4 पर मिल रहा है, तो टोटल मास इनटू 0.4 की एंथैल्पी इज इक्वल टू, जो दो डिवाइड हो गए थे, एक ये आपका वेपर फॉर्म M2 माइनस M1 into H3 प्लस इवापोरेटर में से जो रेफ्रिजरेंट निकला उसका मास इनटू उसकी एंथैल्पी, मतलब M1 into H2 सॉरी ओवर हियर M1 into H2, क्लियर? जो एंथैल्पी आप लोगों की कंप्रेसर से निकली, जो एंथैल्पी आप लोगों की वेपर फॉर्म में आई, इन दोनों का समेशन मतलब कि आप लोगों के कंप्रेसर 2 में एंटर होने वाले रेफ्रिजरेंट की वैल्यू बनती है, ये वही चीज आप लोगों को मिल गई। ये कंप्रेसर 2 के बाद की एंथैल्पी की वैल्यू, ये कंप्रेसर 1 और फ्लैश गैस रिमूवल से निकलने वाली एनर्जी की वैल्यू। सिंप्लीफाई करना है तो M2 into H4 is equal to M2 minus M1 into H3 plus M1 H2 को उसको एज इट इज रहने दो, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आगे काम आएगा। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, नाउ रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी आपको इवापोरेटर में मिलेगी, एज वी नो दैट इवापोरेटर में हम लोगों को रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है,
तो यहाँ पर एंथैल्पी डिफरेंस बनेगा H1 एंड H9, मतलब कि H1 माइनस H9। कितना मास आपका जा रहा है, तो M1 मास जा रहा है, तो आपकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी कितनी बनी, M1 इंटू H1 माइनस H9। नाउ M1 को सब्जेक्ट हेड बनाओ। अगर आपकी रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी Q टन में, मान लो कि आपका रेफ्रिजरेटर 2 टन 3 टन 4 टन या 10 टन का है, उसके हिसाब से 211 इंटू Q डिवाइडेड बाय H1 माइनस H9, ये किलो जूल पर मिनट की वैल्यू है, सॉरी हाँ किलोग्राम पर मिनट की वैल्यू है। लेकिन अगर आप लोगों को सेकंड में चाहिए तो उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो, ये हो जाएगा 3.5 इंटू Q अपॉन H1 माइनस H9। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी मिल गई। नाउ पावर रिक्वायर्ड, दो कंप्रेसर है, दोनों कंप्रेसर को चलाने के लिए जो पावर आपको देना पड़ रहा है, तो पहले कंप्रेसर 1 के लिए कितना मास जा रहा है, M1 मास। क्या एंथैल्पी डिफरेंस बनेगा, H2 माइनस H1, क्योंकि 0.2 पर एंथैल्पी ज्यादा होगी, 0.1 पर कम होगी, तो M1 इंटू H2 माइनस H1, M1 इंटू H2 माइनस H1। उसी तरह से कंप्रेसर 2 के लिए कितना मास जा रहा है, तो टोटल मास जा रहा है M2। क्या एंथैल्पी की वैल्यू बनेगी, द एंथैल्पी एट 0.5 विल बी मच हायर विल कंपेयर टू 4 H5 माइनस H4, तो M2 इंटू H5 माइनस H4। आपके पास में रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है, आपके पास में पावर है, यू कैन इजीली फाइंड COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। COP इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट डिवाइडेड बाय पावर। कैपेसिटी कितनी है आप लोगों की, कैपेसिटी है हमारे पास में, कैपेसिटी गिरा दिस पोर्शन का, कैपेसिटी M1 H1 माइनस H9 डिवाइडेड बाय कितना पावर है आप लोगों के पास, M1 H2 माइनस H1 प्लस M2 H5 माइनस H4। तो आप COP फाइंड आउट कर सकते हो सिस्टम की, सिस्टम की COP। क्लियर? तो ये थियरी थी जो आप लोगों को GTU के अंदर एटलीस्ट 7 मार्क्स में पूछी जा सकती है। थियरी इंपॉर्टेंट है, GTU में मैं मानता हूँ एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ये आ चुकी है, ठीक है। 7 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपको पूरे चांसेस है इसको पूछे जाने का। अगर ये थियरी पूछी जा रही है तो सबसे पहले लाइन डायग्राम ड्रॉ करो, लाइन डायग्राम के बाद में पीएच चार्ट ड्रॉ करो, पीएच चार्ट के बाद में एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाओ। अगर आप लोगों ने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन नहीं बनाया तो 1 मार्क्स बिल्ड ऑफ है। 4 मार्क्स का सवाल होगा तो भी 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 7 मार्क्स का सवाल है तो भी 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम लोगों को यहाँ से सॉल्यूशन करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।